अब हम अध्ययन करेंगे 11वीं बायोलॉजी के अंतर्गत रेस्पिरेटरी सिस्टम अर्थात श्वसन तंत्र का। श्वसन तंत्र के अंतर्गत हम लोग पार्ट 1 से लेकर पार्ट 12 तक अर्थात 12 पार्ट का अध्ययन कर चुके हैं और ये अंतिम पार्ट है। इसके बाद ये जो चैप्टर है पूर्णतः समाप्त हो जाएगी। इसके बाद हम लोग अगला जो चैप्टर है 11वीं बायोलॉजी से रिलेटेड, जैसे कि उत्सर्जन तंत्र एक्सक्रेटरी सिस्टम का हम लोग अध्ययन करेंगे। ठीक है जी। तो यहाँ पर हम लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम से संबंधित कुछ अतिरिक्त जानकारी हासिल करेंगे। ठीक है, ताकि कहना चाहिए रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंतर्गत कोई भी क्वेश्चन आए वो छूट ना पाए। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान से पीडीएफ को देखिए। ये जो पीडीएफ दिख रहा है इसका हम लोग अध्ययन थ्योरिकल वीडियो के अंतर्गत पहले ही कर चुके हैं। तो यहाँ पर कहना चाहिए रिवाइज के रूप में यहाँ पर अध्ययन कर रहे हैं। ठीक है, इस इमेज को आप लोग अच्छे से देखिए या पीडीएफ को ध्यान से देखिए। एक साइड में यहाँ पर दिख रहा है जंतु और एक साइड में यहाँ पर दिख रहा है श्वसन अंग। मतलब विभिन्न जंतुओं में जो श्वसन अंग होते हैं उसका हम लोग विशेष रूप से नाम को जानेंगे, क्योंकि अलग अलग जंतुओं में रेस्पिरेटरी आर्गन अलग अलग होते हैं। सभी जंतुओं में रेस्पिरेटरी आर्गन एक ही नहीं होते हैं। जैसे कि रेप्टिलिया, एविज, मैमल्स, इनका श्वसन आर्गन जैसे कि लंग्स है, फेफड़ा है, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि सभी जंतुओं में श्वसन आर्गन लंग्स ही हो। तो यहाँ पर इसी कहना चाहिए रेस्पिरेटरी आर्गन का नाम को हम लोग विशेष रूप से देखेंगे। क्लियर, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आते ही रहते हैं। ठीक है जी। पहला देखते हैं जैसे कि प्रोटिस्टा और बैक्टीरिया। ये प्रोटिस्टा और बैक्टीरिया दोनों ही कहना चाहिए एक कोशिकीय जीव होते हैं, अर्थात इनका शरीर केवल एक कोशिका से मिलकर बना होता है और ये माइक्रोस्कोपिक भी होते हैं, मतलब सूक्ष्म जीवी होते हैं, खुली आंखों से दिखाई नहीं देते हैं। तो छोटे जंतुओं में कोई विशिष्ट रेस्पिरेटरी आर्गन नहीं पाए जाते हैं। इनमें शरीर की सामान्य सतह से अर्थात प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन की सहायता से विसरण के माध्यम से होती रहती है, क्योंकि ये कहना चाहिए अविकसित जीव होते हैं। इसमें कोई स्पेशल या फिर विशिष्ट रेस्पिरेटरी आर्गन इसमें नहीं पाए जाते हैं। तो यहाँ पर उदाहरण देखिए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कोशिका की चारों तरफ कहना चाहिए जो मेम्ब्रेन होती है, कोशिका की चारों तरफ जो मेम्ब्रेन होती है उसी मेम्ब्रेन को क्या कहा जाता है? सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ही सामान्य विसरण के माध्यम से श्वसन होता रहता है। क्लियर। अगला है पोरीफेरा। पोरीफेरा के अंतर्गत सभी स्पंज आते हैं। प्रोटिस्टा या प्रोटिस्ट, इसके अंतर्गत अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, प्लाज्मोडियम, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। और जीवाणु के अंतर्गत तो आप लोग समझते ही हैं, विभिन्न प्रकार की जीवाणु आते हैं, लेकिन सभी जीवाणुओं में कहना चाहिए अलग अलग तो हो सकता है, लेकिन अधिकांश में कहना चाहिए श्वसन प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ही होता है। क्योंकि जो बैक्टीरिया होते हैं उनमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाए जाते हैं। उनमें जो सेल मेम्ब्रेन होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, ये कहना चाहिए मीजोसोम से बनाती है। उन्हीं की सहायता से क्या होती है? रेस्पिरेशन, अर्थात प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ही होता है। पोरीफेरा, पोरीफेरा में भी कोई विशिष्ट रेस्पिरेटरी आर्गन नहीं पाए जाते हैं। इनमें भी कहना चाहिए कोशिका की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उनकी सहायता से होती रहती है। क्लियर। आगे है सिलेंट्रेटा। सिलेंट्रेटा के अंतर्गत हाइड्रा, ओबेलिया, आरेलिया, फाइसेलिया, वेलेला, मेट्रिडियम, कोरल, ये सब जंतु आते हैं और इनमें भी कोई विशिष्ट रेस्पिरेटरी आर्गन नहीं पाए जाते हैं। इनमें भी कहना है कि श्वसन शरीर की सामान्य सतह से होते हैं, शरीर की सामान्य सतह से होते हैं। इसके बाद है प्लेटीहेलमिन्थेस। इसके अंतर्गत फ्लैट वार्म आते हैं, चपटे कृमि आते हैं, जैसे कि फेसियोला हेपेटिका। ठीक है। उसके बाद जैसे कि टेप वर्म, इनको फीता कृमि कहते हैं। ये जनरली तौर पर कहना चाहिए ये जो फेसियोला हेपेटिका है
ये टेपोरा मतलब फीता कृमि है, इसको टिनियम सोलियम कहते हैं। ये हमारे आहार नाल में इंडोपैरासाइट के रूप में पाई जाती है। तो चूंकि आहार नाल में इंडोपैरासाइट के रूप में पाए जाते हैं तो इनमें वायवीय श्वसन नहीं होते हैं, इनमें होते हैं अवायवीय श्वसन, एनएरोबिक रेस्पिरेशन। मतलब इसमें भी कोई विशिष्ट रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं पाए जाते हैं। आगे है निमेटोडा। निमेटोडा मतलब इसके अंतर्गत आते हैं एस्केरिस, राउंड वार्म कहलाते हैं, गोल कृमि कहलाते हैं। ये भी हमारे आहार नाल में इंडोपैरासाइट के रूप में पाए जाते हैं। अतः इनमें भी कोई भी श्वसन ऑर्गन नहीं पाए जाते हैं, इनमें भी क्या होती है, अवायवीय श्वसन होती है। क्लियर। आगे है एनिलिडा। एनिलिडा के अंतर्गत जो अर्थवार्म होते हैं, एनिलिडा के अंतर्गत अर्थवार्म और लीच मतलब केचुआ और जोंक, इनमें कहना चाहिए त्वचा द्वारा क्या होती है, श्वसन होती है। त्वचा द्वारा श्वसन होती है, उसको कुटेनियस रेस्पिरेशन कहते हैं, त्वचीय श्वसन। फ्रॉग होती है, फ्रॉग भी कहना चाहिए हाइबरनेशन के दौरान, शीत ऋतु या फिर शीत निष्क्रियता के दौरान त्वचा से श्वसन कर सकते हैं। ठीक है, उनको भी हम लोग कुटेनियस रेस्पिरेशन कहेंगे। क्लियर। उसके बाद आगे है निरीज। निरीज भी कहना चाहिए एनिलिडा का ही सदस्य है। इनमें एक पैरापोडिया नामक ऑर्गन पाई जाती है। पैरापोडिया दो कार्य करते हैं, लोकोमोशन का भी कार्य करते हैं और श्वसन का भी कार्य करते हैं। क्लियर। इंसेक्ट एक आर्थ्रोपोडा है। ठीक है, सभी कीटों में कहना चाहिए ट्रेकिया और स्पाइरेकिल्स पाई जाती है। ट्रेकिया मतलब श्वास नाल और स्पाइरेकिल्स एक छिद्र होते हैं। सेंटीपिड्स, इनमें भी कहना चाहिए ट्रेकिया की सहायता से होती है। सेंटीपिड्स, मिलीपिड्स, ये लंबी लंबी कहना चाहिए कीटे जैसे होती है, कॉनखोजरा कहते हैं इसको, जुलस कहते हैं। ठीक है जी, ये इस प्रकार से लंबी होती है और इसमें बहुत सारे कहना चाहिए दोनों साइड क्या पाई जाती है, पैर पाई जाती है। क्लियर। ये है मिलीपिड्स, सेंटीपिड्स, इन दो ये कीट के ही समान होते हैं, हालांकि ये कीट नहीं है, इनमें भी ट्रेकिया ही होते हैं। क्लियर। आगे है स्पाइडर मतलब मकड़ी, स्कॉर्पियन मतलब बिच्छू, और टिक्स और माइट्स चिचड़ी और किलनी, इन सब का कहना चाहिए बुक लंग्स होता है, पुस्तक फेफड़े कहा जाता है। इनकी सहायता से क्या करते हैं, ये श्वसन करते हैं। क्लियर। उसके बाद आगे है समुद्री किंग क्रेब। ये भी कहना चाहिए आर्थ्रोपोडा का एक एनिमल्स है, इनमें बुक गिल्स पाई जाती है। ये जो समुद्री किंग क्रेब होते हैं इनको लिमुलस भी कहा जाता है, लिविंग फॉसिल भी कहा जाता है। ये बुक गिल्स से श्वसन करते हैं। आगे है मोलस्का का प्राणी। ठीक है, ये जो पाइला है और यूनियो है, पाइला और यूनियो दोनों मोलस्का है, लेकिन जो प्राण होते हैं, झींगा मछली होते हैं, ये आर्थ्रोपोडा का कहना चाहिए एनिमल है। लेकिन इन सब में श्वसन ऑर्गन होती है, उनको गिल्स कह सकते हैं। हालांकि इसको टिनिडियम भी कहा जाता है, सी रहता है शुरू में, उसके बाद कहना चाहिए टिनिडियम। ठीक है, टिनिडियम इनका श्वसन ऑर्गन होता है जो गिल्स के ही समान होता है, क्योंकि ये जल में ही पाए जाते हैं, पाइला यूनियो प्राण। हालांकि अन्य भी पाए जाते हैं, लेकिन इनमें गिल्स या फिर टिनिडिया याद रख लेंगे, टिनिडियम भी लिखा रहता है। क्लियर। आगे है एकाइनोडर्मेटा, इसके अंतर्गत स्टार फिश आते हैं। इनमें एक शब्द याद रख लेंगे, ट्यूब फीट। ट्यूब फीट, नालपाद, इसको हिंदी में कहना चाहिए नालपाद कहते हैं ट्यूब फीट को। ये ट्यूब फीट यहाँ पर 3, 4, 5 कार्य करते हैं। मतलब लोकोमोशन का भी कार्य करेंगे, प्रचलन का भी कार्य करेंगे, न्यूट्रिशन का भी कार्य करेंगे, श्वसन का भी कार्य करेंगे, उत्सर्जन का भी करेंगे और प्रजनन का भी कार्य करेंगे। मतलब एकाइनोडर्मेटा में लगभग ये 5 कार्य करते हैं, चाहे आपका लोकोमोशन हो, न्यूट्रिशन हो, रेस्पिरेशन हो, एक्सक्रेशन हो, रिप्रोडक्शन हो। मतलब एकाइनोडर्मेटा का अधिकांश लाइफ साइकिल किस पर निर्भर करता है, ट्यूब फीट पर करता है। क्लियर। उसके बाद आगे है फिश मतलब मछली, और टेटपोल लार्वा, ये मेंढक का लार्वा है जिसको टेटपोल लार्वा कहते हैं। इनका कहना है कि श्वसन ऑर्गन क्या होता है, गिल्स होता है। मछली में तो हम लोग सभी जानते हैं। आगे है फ्रॉग और टोट्स, ये दोनों कहना चाहिए, फ्रॉग्स की कई प्रजाति होती है,
जैसे मेंढक कहते हैं, टोट्स कहते हैं, बिफो कहते हैं, एलाइट्स कहते हैं, हाइला कहते हैं। ये सब मेंढक की विभिन्न प्रजाति होती है। इनमें कहना चाहिए वास्तव में जब ये स्थल में पाए जाते हैं तब ये लंग्स से श्वसन करते हैं, और कहना चाहिए जब शीत निष्क्रियता के दौरान, हाइबरनेशन के दौरान, ये भी लीच के समान, केचुआ के समान त्वचा से क्या कर सकते हैं, श्वसन कर सकते हैं। और ये जल के अंदर जब तैरते रहते हैं तो ये बुकोफेरेंजियल मेम्ब्रेन से भी श्वसन कर सकते हैं। क्लियर। आगे है उसके बाद रेप्टिलिया, मैमल्स और एवीज, ये तीनों कहना चाहिए स्थलीय प्राणी होते हैं। इन सब का रेस्पिरेटरी ऑर्गन लंग्स होते हैं। ठीक है जी। उसके बाद कहना चाहिए लास्ट में जैसे कि एवीज लिखा गया है या फिर आगे अन्य और है, ये जो एवीज होती है इनका भी कहना चाहिए रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या होता है, लंग्स होता है। लेकिन इनमें जो वायु कोष होते हैं इनकी संख्या क्या होती है, अधिक होती है, या फिर इसमें 9 बड़े बड़े वायु कोष पाए जाते हैं। क्लियर। आगे है लंग फिशेस। कुछ मछलियां लंग फिशेस कहलाती है जिनमें एयर ब्लैडर पाए जाते हैं, वायु कोष पाए जाते हैं, उनकी सहायता से श्वसन करते हैं। क्लियर। आगे है यूरोकार्डेटा। यूरोकार्डेटा कहने चाहिए एक सब फाइलम होती है, इनमें टेस्ट नामक आर्गन पाए जाते हैं, उनकी सहायता से ये श्वसन करते हैं। समुद्री कछुआ, इनमें क्लोएकल द्वारा होती है, जिनको क्लोएकल रेस्पिरेशन कहते हैं। मोलस्का, इसके अंतर्गत पाइला और यूनियो आते हैं, जो गिल्स या फिर टिनिडियम से श्वसन करते हैं, लेकिन उसमें कहना चाहिए एक मेंटल पाई जाती है। ठीक है, लेकिन मुख्य रूप से मेंटल श्वसन में भाग नहीं लेते हैं, ये तो उनके प्रोटेक्शन के आर्गन कह सकते हैं। मोलस्का में आप लोग विशेष रूप से याद रख लेंगे गिल्स या फिर टिनिडियम को। क्लियर। श्वसन की महत्वपूर्ण अवधारणाएं। श्वसन की महत्वपूर्ण अवधारणाएं, इसके अंतर्गत मैं इसको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बताया था। RQ रेस्पिरेटरी क्वाटिएंट, RQ रेस्पिरेटरी क्वाटिएंट, इसको कहते हैं श्वसन गुणांक। इनका आप लोग को परिभाषा में बताया था। RQ रेस्पिरेटरी क्वाटिएंट उसको कहते हैं जिसमें उपयोग हुई O2 का आयतन, अर्थात ली गई O2 का आयतन और छोड़ी गई CO2 का आयतन, दोनों के अनुपात को हम लोग क्या बोलते हैं, RQ कहते हैं। क्लियर। RQ क्या है, श्वसन की क्रिया में, श्वसन की क्रिया में ली गई O2 का आयतन और छोड़ी गई CO2 का आयतन, इन दोनों के अनुपात को ही हम लोग क्या बोलते हैं, RQ कहते हैं। क्लियर। जैसे कि आप लोग को बताया था मैं, श्वसन की क्रिया में यदि हम लोग श्वसन की क्रिया में ग्लूकोज का उपयोग करते हैं, कार्बोहाइड्रेट का उपयोग करते हैं श्वसन की क्रिया में, तो उनमें कहना चाहिए हम लोग 6O2 मान लो लिए हैं। क्या लिए हैं, उसमें ग्लूकोज का हम लोग उपयोग करते हैं, तो 6O2 लेते हैं, तो 6CO2 क्या करते हैं, छोड़ते हैं, अर्थात 6/6। ठीक है जी। तो यहाँ पर यदि हम लोग कार्बोहाइड्रेट का उपयोग कर रहे हैं तो RQ का मान कितना आता है, 1 आता है। यदि श्वसन की क्रिया में हम लोग प्रोटीन ले लेते हैं या फिर फैट्स ले लेते हैं, वसा ले लेते हैं, तो यहाँ पर RQ का मान 1 से अधिक आ जाती है, 1 से अधिक आती है। और यदि श्वसन की क्रिया में हम लोग कार्बोनिक अम्ल लेते हैं, कार्बोनिक अम्ल लेते हैं, तो यहाँ पर कहना चाहिए प्रोटीन और वसा में इसका मान 1 से कम रहेगा। प्रोटीन और वसा में, जैसे कि हम लोग श्वसन की क्रिया में प्रोटीन ले लिए और फैट्स ले लिए, ठीक है, तो इनमें इनका मान 1 से क्या होती है, कम होती है। क्लियर। और यदि कहना चाहिए हम लोग कार्बोनिक अम्ल लेते हैं, H2CO3 या फिर कार्बोनिक एसिड, ऐसे भी लिख सकते हैं। यदि भोजन में हम लोग H2CO3 लेंगे, ठीक है, तो यदि हम लोग कार्बोनिक एसिड को लेते हैं तो यहाँ पर इनका मान 1 से क्या हो सकता है, अधिक हो सकता है। जब ये कोर्स कहने चाहिए 12वीं में थे तो यहीं से क्वेश्चन आते थे कि मतलब हम लोग श्वसन की क्रिया में
यदि ग्लूकोज का उपयोग करते हैं तो इसका मान कितना होता है। ठीक है, यदि प्रोटीन का हम लोग उपयोग करते हैं तो इसका मान कितना होता है। क्लियर। और इसी प्रकार से कहना चाहिए यदि हम लोग कार्बोनिक अम्ल का उपयोग करते हैं तो इसका मान कितना होता है। ऐसे इस प्रकार से क्वेश्चन अनिवार्य रूप से आते थे। क्लियर। तो यहाँ पर आप लोग याद रख लेंगे ग्लूकोज में इसका मान क्या रहेगा, 1 रहेगा। प्रोटीन फैट्स में इसका मान क्या रहेगा, 1 से कम रहेगा। कार्बोनिक अम्ल में इसका मान क्या रहेगा, 1 से अधिक रहेगा। क्लियर। यहीं पर कहना चाहिए एक और क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि जो मांसल पौधे होते हैं, ठीक है, जो मांसल पौधे होते हैं उनमें श्वसन गुणांक का मान कितना होता है। तो आप लोग याद रख लेंगे जो मांसल पौधे होते हैं, ठीक है जी, जैसे नांगफनी है, इनमें RQ का मान कितना होता है, 0 होता है। मांसल पौधे जो मरुस्थल वगैरह में मान लो पाए जाते हैं, नांगफनी, कैक्टस वगैरह, उनमें श्वसन गुणांक का मान कितना रहेगा, 0 रहेगा। इसको आप लोग विशेष रूप से याद कर लेंगे। क्लियर। इसी प्रकार से एक और याद रख लेंगे, मान लो कहना चाहिए अनाक्षी श्वसन हो रहा है। क्या हो रहा है, अनाक्षी श्वसन हो रहा है। तो ये माना जाता है अनाक्षी श्वसन के समय इसका मान अनंत हो सकता है। अनाक्षी श्वसन के समय इसका मान कितना हो सकता है, अनंत हो सकता है। क्लियर। यहाँ पर एक शब्द दिख रहा है रेस्पायरोमीटर। ये रेस्पायरोमीटर क्या है, ये कहना चाहिए श्वसन मापी है। इसको गैनांग रेस्पायरोमीटर कहा जाता है। ठीक है जी। उसके बाद आगे अध्ययन करते हैं। यहाँ पर उच्च RQ और निम्न RQ, कई बार यहाँ से भी क्वेश्चन आते रहते हैं। क्लियर। एक बार क्वेश्चन आया था, यदि कहना चाहिए वसा संचय है, ठीक है, वसा संचय के समय RQ का मान क्या हो जाता है, उच्च हो जाता है। बुखार के समय भी उच्च हो जाएगा, पेशी व्यायाम के समय भी उच्च हो जाएगा, ग्लाइकोलिसिस के समय भी उच्च हो जाएगा, कम O2 वाले वातावरण में रहने से भी RQ क्या हो जाएगा, उच्च हो जाएगा। क्लियर। इसी प्रकार से निम्न RQ, ठीक है, जब CO2 का मान क्या हो, फिक्स हो, या CO2 उत्तकों में बंधी हो, या फिर हाइबरनेटिंग के दौरान, मतलब शीत निष्क्रियता के दौरान, मैमल समय विशेष रूप से। क्लियर। इसी प्रकार से डायबिटीज के समय, भूखे रहने के समय, इस समय RQ का मान क्या हो सकती है, कम हो सकती है, और इस समय क्या हो सकती है, अधिक हो सकती है। क्लियर। एक बार आया था डायबिटीज के समय, डायबिटीज के समय RQ का मान अधिक होती है कि कम होती है। तो डायबिटीज के समय डायबिटीज का मान अधिक होगा तो RQ का मान क्या हो सकता है, कम हो सकता है। क्लियर। यहाँ पर एक बार और देख लीजिए रिवाइज के रूप में, जैसे कि श्वसन की क्रिया में हम लोग कार्बोहाइड्रेट का उपयोग करते हैं तो इसका मान 1 रहेगा। यदि प्रोटीन और वसा का उपयोग करते हैं तो इसका मान 1 से कम रहेगा। लेकिन यहीं पर एक बार क्वेश्चन आया था, वसा को उपयोग करते हैं तो 4 ऑप्शन था, चारों ऑप्शन 1 से कम ही था। तो वहाँ पर याद रखेंगे 0.7, 0.7 एक बार आया था, लेकिन चारों ऑप्शन में इनका मान 1 से कम था। तो वहाँ पर आप याद किए हैं 1 से कम रहेगा, लेकिन चारों ऑप्शन क्या दे दिया गया है, 1 से कम। तो यहाँ पर याद रखेंगे 0.7। यदि प्रोटीन का उपयोग होता है, प्रोटीन में भी इसका मान 1 से कम रहेगा, तो इसका याद रख लेंगे 0.5 से 0.9 के लगभग। क्लियर। यदि कहना चाहिए कार्बोनिक अम्ल का उपयोग किया जा रहा है तो इसका मान कितना हो सकता है, 1 से अधिक, 1.33। क्लियर। मांसल पौधे में आप लोग याद रख लेंगे, मांसल पौधों में कहना चाहिए इनका मान 0 होता है। और अनाक्षी श्वसन मतलब एनएरोबिक रेस्पिरेशन के दौरान इसका मान क्या हो सकता है, अनंत हो सकता है। ठीक है। उसके बाद आगे क्वेश्चन देखते हैं। कुछ शब्दावली है, कुछ क्या है, शब्दावली, इसको देखते हैं, कहीं से क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है। जैसे कि एपनिया, श्वसन क्रिया का अभाव,
एपनिया का शाब्दिक अर्थ क्या है? श्वसन क्रिया का अभाव। यूपनिया, जब सामान्य रूप से श्वसन होती रहती है तब इसको कहना चाहिए यूपनिया कहते हैं। श्वसन दर का कम होना हाइपोपनिया, जैसे कि श्वसन दर कितना होता है? 16 से कहना चाहिए 18 है। ठीक है, ये मान लो कहना चाहिए कम हो गया, तो हाइपो मतलब कम होता है और हाइपर मतलब अधिक होता है। ठीक है जी, कम हो गया तो कहना चाहिए जो यूपनिया होती है उनमें हाइपो शब्द जोड़ना है, कम हो गया तो। अधिक हो गया तो इसमें हाइपर शब्द जोड़ देने हैं और इसका मान 18 से क्या हो जाएगा? अधिक हो जाएगा। क्लियर? उसके बाद सभी शब्द ऐसे हैं जिनको हमेशा हम लोग याद नहीं रख सकते हैं, आगे चलते हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण हो रहते हैं। क्लियर? यहाँ से क्वेश्चन आते हैं कई बार, हाइपोक्सिया और एक होता है एस्फेक्सिया। दोनों में कहना चाहिए ऑक्सीजन की क्या हो जाती है? कमी हो जाती है, हाइपोक्सिया और एस्फेक्सिया में। क्लियर? उसके बाद आगे चलते हैं, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे कि रेस्पिरेटरी पिगमेंट का नाम मतलब रंजक का नाम। ठीक है, रंग ऑक्सीकृत स्थिति में मतलब ये कौन सा कलर प्रदान करते हैं? धातु, उसमें कौन सा मेटल पाए जाते हैं? स्थान, ये कहाँ पाए जाते हैं? और उदाहरण किस जंतु में पाए जाते हैं? क्लियर? ये जो हीमोग्लोबिन है ये सभी को याद है। हीमोग्लोबिन का कलर क्या होता है? लाल होता है। इसमें कौन सी धातु पाई जाती है? आयरन। और ये किस में पाई जाती है? आरबीसी में घुली हुई पाई जाती है। उदाहरण क्या है? अधिकांश कार्डेटा मतलब फिश, एम्फीबिया, रेप्टेलिया, एविस, मैमल्स में। उसके बाद हीमोसाइनिन, इसका कलर होता है नीला कलर। इसमें पाई जाती है कॉपर धातु। ये पाई जाती है या फिर घुली अवस्था में पाई जाती है प्लाज्मा। और ये पाई जाती है मोलस्का और आर्थ्रोपोडा। मोलस्का के अंतर्गत जो ऑक्टोपस होते हैं और नॉटिलस होते हैं, युगल और कहना चाहिए लोलिगो। आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत याद रख लेंगे बिच्छू, स्कॉर्पियन। उसके बाद विशेष रूप से यहाँ से नहीं आते हैं, कई एक बार पूछा गया था क्लोरोक्लोरीन, ये भी हरा होती है, इनमें भी आयरन होते हैं, इनमें भी प्लाज्मा है और ये एनीलिडा के कुछ जंतुओं में पाई जाती है। क्लियर? उसके बाद आगे है वेनेडियम। ठीक है, वेनेडियम कहना चाहिए हरा होती है और इनमें वेनेडियम ही होता है। ठीक है, वेनेडियम एक मेटल होता है, धातु होता है। ठीक है जी, इसमें कहना चाहिए प्लाज्मा में ही ये पाई जाती है और ये कुछ यूरोकार्डेटा जैसे कि हर्डमेनिया वगैरह में पाई जाती है। क्लियर? उसके बाद और ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। ठीक है, तो इसके अंतर्गत केवल इतना ही अध्ययन करते हैं और लगभग ये चैप्टर को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले दिन पुनः अध्ययन करेंगे अन्य चैप्टर के साथ। तो आज के लिए केवल इतना ही।